So Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to the Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. So आज we are back with another session content enrichment जो series चल रही है हमारी जिसके we are talking about some specific important topics for paper 2. वो चाहे essay में आप लिख सकते हैं content, वो चाहे write report में या फिर argument में you can use these content, है ना. So इस series के अंदर हमारे अब next दो topics जो है आज हम लोग discuss करेंगे अच्छे से. इसमें देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. वील बी कवरिंग ऑल दैट एस्पेक्ट वेरी सून, है ना. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं. वील बी टॉकिंग अबाउट पहला जो टॉपिक है दैट टॉक्स अबाउट बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है, पिछले 1.5 साल से हॉट टॉपिक चल रहा है. लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर. लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या क्या आपको क्या बेनिफिट है अगर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग लोकल रिजर्वेशन कर देते हैं. एक एक्ट पास कर दिया कि भैया हमारे ही लोग जो है वो इस प्राइवेट सेक्टर, अगर हमारे एरिया में वो प्राइवेट इंडस्ट्री है तो हमारे स्टेट का बंदा ही होना चाहिए डोमिसाइल जो इस पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट लेगा. ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और उसके इश्यूज क्या क्या है उस पर्टिकुलर चीज के साथ इन्वॉल्व, वो हम लोग बात करेंगे. तो जनरली इस तरीके से जब भी कोई भी ऐसा चीज आएगा ये ज्यादातर जो है या तो रिपोर्ट में आएगा या फिर आपका आर्ग्यूमेंट आ सकता है. सो उसमें सिंपली आप कुछ भी करंट जो ट्रेंड चल रहा है वो आप लिख सकते हैं इंट्रो के अंदर कि करंट में रिसेंटली व्हाट एक्चुअली लेड टू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. क्या लेड किया कि बेसिकली लास्ट ईयर भी हरियाणा गवर्नमेंट ने ये किया था, अनाउंस ही कर रहा था कि हम लोग जो है अपने लोगों को 75% जो जॉब होगी प्राइवेट सेक्टर की वो हमारे लोगों के लिए सुरक्षित होगी, है कि नहीं. सो रिसेंटली भी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक्ट पास कर दिया कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020. सो 2020 के हिसाब से देखा जाए तो ये एक्ट जो है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 है, जिसके हिसाब से बोला गया है कि लगभग 75% जो होगा वो रिजर्व्ड होगा किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए, फॉर हुम, जो कि हमारे लोग हैं, पीपल ऑफ द स्टेट है, हरियाणा स्टेट के लोग हैं. ठीक है, सो आप इस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं. रिसेंटली व्हाट हैपेंड आप यहां से शुरू कर सकते हैं. अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं. मुद्दे में क्या है दैट बेनिफिट्स क्या क्या एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर चीज के साथ, इस पर्टिकुलर इसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स एसोसिएटेड है. सबसे पहला जो बेनिफिट हमें दिखता है कि अगर कोई हरियाणा का ही बंदा है जो बेसिकली इस तरीके से है तो उसको सबसे ज्यादा फायदा तो यही होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो वो फेस कर रहा है, क्योंकि अभी देखिए कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है. तो उस टाइम पे अपने उस बंदे को बेसिकली ये इंश्योर होगा कि मैं अगर जिस स्टेट में रह रहा हूं और मैं उस स्टेट का निवासी हूं, मैं कई सालों से रह रहा हूं, डोमिसाइल है, तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड की जॉब, मेरे को घर पे ही जॉब मिल जाएगी, मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है स्टेट के अंदर उसको एड्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये माना जा सकता है. क्यों? क्योंकि हरियाणा जो है उसमें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है. और अगर देखा जाए तो क्यों इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हम लोग डेटा दिखा देते हैं. कौन सा डेटा दिखाएंगे, कोई अच्छा डेटा दिखा देते हैं. जैसे कि CMIE का डेटा है, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका डेटा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में 26.4%. अच्छा, तो इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक नहीं रहना, बस आप इतना लिख सकते हैं कि हरियाणा में लगभग 26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. और वो भी रेट किसकी बात कर रहे हैं, फरवरी 2021 की. सो अगर हम लोग कोई पॉइंट बताते हैं आर्ग्यूमेंट में, अगर हमने कोई पॉइंट बता दिया कि हरियाणा में ना बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं हैव द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एज पर द डेटा रिलीज बाय द CMIE जो कहता है कि देयर इज अबाउट 26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द फरवरी 2021 विच इज अ रीसेंट वन, है ना. तो पहला पॉइंट तो ये है कि भैया इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो बेचारा हमारा जो बंदा है उसको तो जॉब मिलनी चाहिए कम से कम, राइट. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. नाउ एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात करते हैं. एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस तो आपको पता ही है, हरियाणा इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी
टू सर्टेन एक्सटेंट, बट वहां पर भी एग्रेरियन डिस्ट्रेस चलता ही आ रहा है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतनी हो नहीं रही है, नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कहीं इनएफिशिएंसी हो जाती है, गवर्नमेंट के साइड से हो जाती है, प्रोडक्टिविटी है नहीं। सो कहां से बेचारा ये एग्रीकल्चर से निकला हुआ बंदा कहां पे जाएगा? मुंबई तो जाएगा नहीं जॉब करने, अगर उसको लोकल जॉब भी मिल जाए, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, है ना, कि उसको लोकल जॉब के लिए वो लोकल जॉब सीख कर रहा है। सो एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से अब अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ चुकी है, तो वो बंदा जो है उसको लोकल जॉब मिल सकती है ना, जो एग्रीकल्चर फील्ड सेक्टर से निकला हुआ है। तीसरा जो बेनिफिट होगा दैट इज कर्ब द इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज माइग्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माइग्रेंट्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? जॉब के लिए जाते हैं, मेजरली तो जॉब के लिए ही जाते हैं। सो अब क्या होता है ना कि वैसे तो हमारा देश जो है एक है, वी कॉल इट यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट द फेडरल ऑफ स्टेट, है ना, ये भी नहीं बोलते हम लोग, वैसे देखा जाए तो फेडरल ही है, बट वी स्टिल कॉल इट यूनियन ऑफ स्टेट, ताकि एक नेशन की भावना पैदा हो कि कोई भी बंदा कहीं पर भी जा सकता है। ऑब्वियसली बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 19, 15 और 16 में, देयर इज नो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ, मूव फ्रीली, है ना। बट प्रॉब्लम इससे क्या आ जाती है, जहां पे वो जाता है माइग्रेंट, वहां पे एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या है कि हरियाणा में भी क्या होता है, माइग्रेंट्स इनफ्लो होते रहते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द डेटा क्या है, सेंसस 2021 के हिसाब से, सॉरी 2011 के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा इज द फोर्थ हाईएस्ट जहां पे इमिग्रेंट्स इनफ्लक्स होता है, ठीक है। आफ्टर कौन कौन से स्टेट्स हैं आपको पता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली। सो एक कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि एक स्टॉपेज लगा देगा ताकि बाहर का जो बंदा है वो यहाँ पे ना है, मतलब हरियाणा में ना है कि जॉब सीख करने के लिए या इस तरीके से, थोड़ा क्योंकि बर्डन हो जाता है जहां पे वो आता है, ठीक है, अपनी सेटलमेंट करता है, ठीक है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इश्यूज कौन कौन से हैं ऐसे लॉज के साथ? इश्यूज सबसे पहला तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा ऐसे लॉज के साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या लीगल हर्डल्स कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये पहली बार हरियाणा ने नहीं किया है, ये पहले साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहां पे ऐसे लॉज निकल चुके हैं, एक्ट निकल चुके हैं, पास हो चुके हैं। सो पॉइंट है, हरियाणा हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली ज्यूरिडिक्शन या वर्डिक्ट कह सकते हैं, वर्डिक्ट था कि ये जो एक्ट है, इट इज, ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं बट इससे रिलेटेड जो और कोई एक्ट था जो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था आंध्र प्रदेश के, सो उसमें ये कहा गया कि इट इज इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आप सबको पता है, इट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इनफैक्ट आर्टिकल 16 में क्या कहा है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, है ना, कि हाँ मतलब उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा जब होगा जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी। तो इसमें अगेन प्लेस ऑफ बर्थ की बात आ गई, है ना, तो यहां पे तो भैया एम्प्लॉय वो हो रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। और आर्टिकल 19(1)(d), सॉरी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D के अंदर जो है, इट इज सेइंग कि एक व्यक्ति जो है वो मूव फ्रीली कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, मूव फ्री भी कर सकता है और सेटल भी हो सकता है कहीं पर भी, है ना। सो ये 3 आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप इसको वॉयलेट नहीं कर सकते हो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर कि हाँ चलो हमने अपने बंदों को नौकरी देनी है तो हम इस तरीके से, वॉयलेशन नहीं होगा इन आर्टिकल्स का, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल्स वॉयलेटेड हो जाएंगे अगर आपने ये एक्ट पास कर दिया। अब उसके बाद क्या है, इंपैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पे बिल्कुल होगा। अरे आप देखिए हरियाणा स्टेट में जो कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो काम करता है सिर्फ एक चीज पे, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? प्रोडक्टिविटी पे, एफिशिएंसी पे, स्किल्स के ऊपर, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा स्टेट में फिर स्कोप लिमिटेड हो गया ना प्राइवेट सेक्टर के पास कि भैया बाहर का बंदा नहीं उठाएंगे, इन हरियाणा का ही उठाएंगे, तो वो जो मैन पावर पूल है, स्किल का पूल है, वो लिमिटेड हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेशंस पे फर्क पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बाकी जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करने वाली होंगी हरियाणा में, वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो वो और उसका रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेज और बढ़ते जाएंगे। सो अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंड कीजिए कि इसका बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अनईज इन डूइंग बिजनेस, ऑब्वियसली अनईज होएगा ही होएगा। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो अनईज ही तो क्रिएट करेगा बिजनेस में, है ना। तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फिर कंपनीज जो है कुछ कहीं और सेटअप होंगी, तो और अगेन वो जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। सो अब इसका क्या हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे? आप खुद सोचिए कंक्लूजन क्या होना चाहिए। क्या ये कोविड टाइम है, हमेशा के लिए रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर हमेशा के लिए रहा भी, मतलब मैं नहीं चाहता या कोई नहीं चाहता, तो क्या ये सोल्यूशन होना चाहिए कि अपने बंदों को नौकरी दो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। सोल्यूशन ये होना चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का। गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आना चाहिए। किस में लेकर आना चाहिए? एजुकेशनल सेक्टर में लेकर आना चाहिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजुकेशनल सेक्टर में लेकर आइए, स्किल मिशन में लेकर आइए, स्किल्स प्रोवाइड कीजिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आइए, है ना। सो इस बेसिस पे होना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपने, बहुत एक छोटा सा एक शॉर्ट टर्म साइटेडनेस के थॉट प्रोसेस से ये कर दिया अपने लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने के लिए, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में देखें तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है वो देखना चाहिए ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रूट कॉज क्या होना चाहिए? रूट कॉज ये है, अभी भी देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मेजर रूट कॉज ये है कि आज भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि गवर्नमेंट जॉब देनी है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखिए इस पूरी चीज का बहुत इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा है। जितने भी हमारे इंडिया के, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के जो मेजर क्रीम है, रिचेस्ट क्लास है, वो भी क्या कर रही है, इंडिया में अपना सामान वामान बोरिया बिस्तरा बांध रही है, दे आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया, जिससे और दिक्कतें क्रिएट हो रही है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो द पॉइंट इज कि इंडिया में जब तक प्राइवेट सेक्टर, कोई भी देश की इकोनॉमी चलती है प्राइवेट सेक्टर से, ना गवर्नमेंट सेक्टर से चलती है ना किसी और से, प्राइवेट सेक्टर से। सो प्राइवेट सेक्टर को हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, है ना, तब जाके कुछ चीज होने वाली है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल नहीं बट सिंपल बना लिया गया, एक पेज के अंदर बना लिया गया ताकि आपको जो है फ्यूचर में इसको याद करने में दिक्कत ना है। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक जो बताऊंगा, ये एक सदाबहार टॉपिक है, इट इज एवरग्रीन टॉपिक एंड यू कैन यूज दिस टॉपिक। आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हाउ इज द रिलेशनशिप विद द बांग्लादेश या नेपाल या फिर पाकिस्तान, तो चलो आपको पता ही है ना, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन जो नेबर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप है तो वो कैसे हैं, इंटरव्यूज में तो पूछा ही पूछा जाएगा, बट आपके पेपर 2 में भी पूछा जाएगा। चाइना, इंडिया चाइना के सवाल पूछे गए हैं पेपर 2 में एसएस के अंदर। तो यही जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स तैयार कर लीजिए आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशन के अंदर आपने इस तरीके के कुछ टॉपिक्स तैयार करने हैं। और उनके जो टॉपिक्स के जो हेडिंग्स है ना, दे आर ऑल इक्वलेंट, ऑल इक्वल है, सारी की सारी सिमिलर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अब ये इंडो बांग्लादेश का टॉपिक हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, कैसे क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते हैं। देखिए इंडो बांग्लादेश अभी न्यूज में है, हमेशा न्यूज पे ही रहेगा। न्यूज में अभी क्यों है? इसीलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली गोल्डन जुबली मनाई गई है, 50 साल हो चुके हैं। 1971 में आपको पता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, जिसमें हमने क्या किया था, बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी जो पलटन थी, उनकी मुक्ति बाहिनी जो उनकी फौज थी बांग्लादेशियों की, उसको हमने पूरा लॉजिस्टिकली पूरा तरीके से ट्रेन करके अपने फौजियों को साथ में मिला के पाकिस्तान के जो फौजी थे उनको बंदी बना लिया था और भेज दिया था उनके घर में। अंडरस्टूड हो गया। सो बेसिकली अगर मान लीजिए ये आपने बीएसएफ के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कैसे क्या क्या चीजें की थी, सो आई हैव मेड अ वीडियो इन दिस अबीपीडिया डिफेंस चैनल ओनली। सीआरपीएफ पहली वीडियो थी मेरी, दूसरी बीएसएफ थी। जितने भी लोग बीएसएफ के यू नो हु आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड हैव फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर बीएसएफ, गो एंड चेक दैट वीडियो, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन चीजें कर रखी हैं। सो व्हाट हैपेंड इज 2021 मार्क्स द गोल्डन जुबली, तो अभी हुआ है 50
50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को आजाद कराए हुए, और बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त तरक्की भी की हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो उन्होंने पर कैपिटा के हिसाब से बहुत पीछे पहले ही छोड़ दिया था, है कि नहीं, और इंडिया को भी बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। सो बांग्लादेश इकोनॉमी भर रही है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन कहां कहां है, फिर हम लोग बात करेंगे कहां कहां पे इनका जो है कॉन्ट्राडिक्शन है इंडिया के साथ, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन की बात करें सो इंडिया जो है, सॉरी बांग्लादेश जो है, इट इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया विद द इंडिया। सो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? बांग्लादेश है। अब दूसरी बात क्या है कि हमने जो है, बांग्लादेश ऑब्वियसली छोटी सी कंट्री है, हम बड़ी कंट्री है, सो हमने उनको एक स्वीट जेस्चर या एक ब्रदरहुड दिखाने के लिए व्हाट वी डिड इज, हमने जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस मतलब हम लोग जो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो लगभग $8 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, और बांग्लादेश से जो मंगाते हैं वो लगभग $1 बिलियन का सामान है ना। सो देयर इज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 6 से $6.5 बिलियन का सरप्लस है लगभग, है ना। सो ये हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन फिर भी स्वीट जेस्चर के बेसिस पे या एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बेसिस पे व्हाट वी डू इज, हम लोग जो है बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाता है बांग्लादेश के कुछ प्रोडक्ट्स को, ताकि वो आए सस्ते दाम पे बिक जाए। तो अच्छा है, आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी, आपको भी कुछ फायदा हो, हमें सरप्लस हो रहा है आपके साथ ट्रेड करके, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम ही खुद खाना चाहते हैं, हम आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग द ड्यूटी फ्री एक्सेस। अंडरस्टूड हो गया? चलिए ये पहला पॉइंट। किसी भी IR के कॉन्सेप्ट में इंडो बांग्लादेश, इंडो चाइना, इंडो अपना इंडो म्यांमार, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या US या ब्रिटेन, उसमें सबसे पहले ट्रेड रिलेशनशिप आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट पार्टनरशिप। कौन कौन सी डेवलपमेंट पार्टनरशिप है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बांग्लादेश बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट का है, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट होता है फ्लेक्सिबल लोन, दिया तो लोन ही है लेकिन फ्लेक्सिबल है, कि बांग्लादेश को जब जरूरत पड़ेगी वो उस लोन को एक्सेस कर सकते हैं, जब जरूरत होगी दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर लोन। तो वो जो लोन का फैसिलिटी है वो भी किसने दिया है? सबसे ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दे रखा है बांग्लादेश को। अंडरस्टूड? ताकि आप रोड बना सकते हैं, रेलवे बना सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अंडरस्टूड हो गया? उसके अलावा स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी है, SDP, जो बांग्लादेश ने, इंडिया ने बेसिकली सपोर्ट दिखाया हुआ है बांग्लादेश को। अंडरस्टूड हो गया? सो डेवलपमेंट पार्टनरशिप में भी बांग्लादेश की सपोर्ट में इंडिया जरूर खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी की बात करें सो फॉरेन पॉलिसी के अंदर देखा जाए सो इंडिया का फ्लैगशिप फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ये रहा है कि नेबरहुड हमारा सबसे पहले होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी सबसे पहली होगी। इसीलिए PPE किट्स, जितना भी मेडिसिन है, जितना भी वैक्सीन है, सबसे पहले हमने फॉरेन पॉलिसी के तहत, इन चीजों के तहत बांग्लादेश को पहुंचाया, नेपाल को पहुंचाया, तो ये कंट्रीज को पहले पहुंचाया। सो अंडरस्टूड हो रहा है? सो ये हमने प्रूफ भी किया है, रिसेंटली कोविड के टाइम पर भी हमने प्रूफ किया है, और आगे भी करते आएंगे, और पहले भी किया हुआ है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो भैया कोविड-19 में आपको पता है कि किस तरीके से हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, ठीक है। साइक्लोन की बात करें, रिसेंटली साइक्लोन आते जाते रहते हैं, बांग्लादेश वही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्टेड कंट्री है, तो वहां पे आते हैं तो वी ऑलवेज सपोर्ट देम। नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पे काम करना शुरू कर देती है। मिलिट्री कॉपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें तो हाँ, हमारी मिलिट्री कॉपरेशन में जॉइंट ड्रिल्स होती हैं, जॉइंट हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे संप्रीति आपको एक्सरसाइज पता होगी। वी हैव मिलान ऑल्सो, जहां पे मल्टीलैटरल कंट्रीज आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। मिलिट्री कॉपरेशन भी है हमारा बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन कहां पे है? मल्टीलैटरल जहां पे भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे है, जैसे कि सार्क में तो है ही है। बांग्लादेश सपोर्ट तो इंडिया को करता ही करता है जब भी इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं वहां पे। उसके अलावा बिम्स्टेक हो गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, ये यहां पर भी बांग्लादेश पार्टिसिपेट करता है और हमारा कोऑपरेशन है। उसके बाद IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अगेन यहां पर भी पार्टिसिपेट किया जाता है। ये दोनों एसोसिएशन जो है ये रिसेंटली न्यूज में आई हैं, रिसेंटली इनको दोबारा से रिजुविनेट किया है, बिकॉज सार्क इज नॉट वर्किंग एट इट्स वेल पेस, है ना।
उसके बाद कॉमनवेल्थ है, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी रही है, बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था, ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया रहा है, तो इसीलिए कॉमनवेल्थ का भी ये कोऑपरेशन के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो इन लेवल पे हमारा बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन है। एक चीज और मैं बताता हूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया जो है वो मेंबर है, अभी रिसेंटली बना, तो उसमें भी बांग्लादेश ने दे सपोर्टेड बाय गिविंग द वोट टू इंडिया। तो यहां पर भी स्वीट जेस्चर बांग्लादेश की तरफ से भी दिख रहा है। अंडरस्टैंड हो गया? चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कनेक्टिविटी की, कहां कहां पे बांग्लादेश इंडिया के साथ कनेक्टिविटी के कौन कौन से टाइप्स हैं। सो दोनों, वैसे तो ये अभी तक भी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, एमवीए इज मोटर व्हीकल एक्ट है। उसके बाद बीबीआईएन है, दैट इज बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो इनको बेसिकली कनेक्ट करना है, रोड रेलवे कनेक्टिविटी बिठानी है, लेकिन अभी तक भी ये पार्ट हुआ नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इशू चाइना का इंटरफेरेंस है, जो नहीं चाहता कि एक एज अ ओपोनेंट खड़ा हो जाए, जो इस तरीके से हमारी जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स है, या फिर हमारा जो वो जो हम लोग ने शुरू कर रखा है पूरा का पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका कोई ओपोनेंट आ जाए रीजनल लेवल पे, है ना। सो कहीं ना कहीं, बट वी आर बोथ कमिटेड कि वी विल डूइंग दिस थिंग, और ये धीरे धीरे हो भी चीजें रही है। अंडरस्टूड हो गया? उसके अलावा जो है चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं वो बात करते हैं। तो चैलेंजेस में हम लोग देखो, सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा तो वाटर डिस्प्यूट का चैलेंज है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश से और इंडिया से बेसिकली जो रिवर्स आती है, सबसे बड़ी तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा रिवर भी है ना। सो दोनों इंडिया से होके बांग्लादेश में जाती है। अब इंडिया कोशिश करता है कुछ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करने का, कुछ डैम बनाने का, कुछ कोई ना कोई ऐसी चीजें करने का जिससे कि क्या हो, ठीक है, रिवर वाटर हमें बेनिफिट मिले उसका, है ना, इंडिया को मिले। लेकिन वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए इशू क्रिएट हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि डैम्स बनेगा तो पानी कहीं हमें ना कम मिल जाए, ऐसा चीजें हैं। सो बेसिकली इधर जो है एक ये चैलेंज है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट का चैलेंज है, बट इसको सॉल्व करने के लिए एक जॉइंट वाटर कमीशन भी बैठाया गया इनके थ्रू, जॉइंट वाटर कमीशन, जॉइंट रिवर कमीशन। सो इसमें जॉइंट रिवर कमीशन को इंस्टीट्यूट तो कर दिया है, बट आगे जो है, आगे रेजोल्यूशन ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। उसके बाद आता है क्रॉस बॉर्डर क्राइम। क्रॉस बॉर्डर क्राइम आपको सभी को पता है, और बीएसएफ उस चीज को कम करने के लिए बहुत काम कर रही है। जैसे क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, दैट इज कंप्लीटली पोरस बॉर्डर। वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे टेरेन जो है बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। तो ये एक सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं किसको, टेररिस्ट को, टेररिस्ट फंडिंग को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चाहे वो चाइल्ड हो चाहे वुमेन ट्रैफिकिंग हो, वो इस चीज को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फेक इंडियन करेंसी हो गया, स्मगलिंग हो गया आर्म्स का, नार्कोटिक्स जो है वो इस तरीके से, इन तरीकों से चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इंडो बांग्लादेश के बीच में है। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना का एग्रेसिवनेस टुवर्ड्स इंडिया एंड इंटरफेरेंस इन दी बांग्लादेश पॉलिटिक्स, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कहीं ना कहीं इंडिया को, जो इंडिया और चाइना बांग्लादेश का रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक कर देता है। अंडरस्टूड हो गया? सो क्रॉस बॉर्डर क्राइम जो है, पोरस बॉर्डर है, बीएसएफ करती है कोशिश, अपने उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है इंप्लीमेंट कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल CCMS, it is basically combined communication management system। कुछ इसमें रडार इन्होंने यूज कर रखा है, बहुत ही जबरदस्त सर्विलियंस कैमराज हैं जो इन्होंने यूज कर रखे हैं इस मैनेजमेंट सिस्टम में, और ये पोरस बॉर्डर्स जो है उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी वैसी हरकतें ना हो विच इज एंटी इंडिया। ठीक है, सो ये सारे चीजें हैं। अब इस चीज के अलावा जो है इसको एंड कैसे करेंगे, देखिए एंड इस तरीके से करेंगे, द अल्टीमेट थिंग इज डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, और जितना भी कनेक्टिविटी है उसको हमने और अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इज द अल्टीमेट की।
पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी करना है, और इस तरीके से ही आप जो है बांग्लादेश को और अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे और अच्छे से ट्रेड जो है उसको और इंप्लीमेंट करो, ट्रेड जो भी इम्बैलेंसेस है उसको थोड़ा सा बांग्लादेश को भी मौका दो, इंडिया भी आगे और कनेक्टिविटी बैठेगी और बॉन्ड बैठेगा, मिलिट्री लेवल पे मिलिट्री और एक्सरसाइजेस कराइए, है ना, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बांग्लादेश को साथ लेके चलो। तो ये सारी चीजें जो है हमारा कहीं ना कहीं कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो ये दीज आर द 2 टॉपिक्स। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ये जो आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पेपर 2 की तैयारी नहीं कर रहे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज ऑल्सो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिकॉज दे डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स। और इंग्लिश में तभी जुबान निकलती है या बोल सकते हैं जब आपको ये कंटेंट आपको पता होता है। सो यू आर नॉट ओनली टारगेटिंग दीज एरियाज कि पेपर 2 तक हो जाए, बाकी सब चलता रहेगा। यहीं से शुरुआत होगी आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने की। तो ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो पेपर 2 है टेस्ट सीरीज, वी ऑलरेडी हैव लॉन्च्ड इट। दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन इट बिकॉज अभी आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, 65 दिन बचे हुए हैं। इस टाइम को अगर यूटिलाइज इफेक्टिवली कर लोगे सो आपको जो है वो पेपर 2 में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप यू आर ऑल गुड एंड योर डायरेक्शन इज वेरी गुड। तो इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि गो एंड चेक दैट पेपर 2 टेस्ट सीरीज। कोई दिक्कत आएगी, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप कीजिए एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।